है। जरा माइक लगा लूं पहले। हाँ, प्रिकॉशनरी मेजर्स, हम इससे कैसे बच सकते हैं? Planting trees on slopes can help stabilize the rot के वो होते हैं एक्सेस वाटर की डिमांड्स बढ़ जाती है, लैक ऑफ रेन हो जाता है। प्रिकॉशनरी मेजर हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जिसका मतलब इससे हम कैसे बच सकते हैं। हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इनकरेज करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर एंड यूज इट इकोनॉमिकली। हमें वाटर का वेस्टेज इनको खत्म करना चाहिए और उसे हर तौर पे हर मतलब तरीके से यूज करना चाहिए। रिजर्वायर्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड फॉर स्टोरिंग रेन वाटर। रिजर्वायर्स बनने चाहिए रेन वाटर को मतलब स्टोर करने के लिए। एग्रीकल्चर और एंड इरिगेशन पैटर्न्स नीड टू बी अपडेटेड। एग्रीकल्चर और इरिगेशन के पैटर्न को अपडेट करना चाहिए, यानी कि बढ़ा देना चाहिए अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे साइक्लोन्स के बारे में, तो चलिए साइक्लोन्स के बारे में पढ़ते हैं। साइक्लोन इज अ ह्यूज मास ऑफ एयर स्पिनिंग अराउंड द सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ वेरी हाई स्पीड। साइक्लोन जो होता है वो तब आता है जब सेंटर में लो हवा चलती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है और हवा साइड से बहुत ही तेज़ चलती है। Cyclones of very high speed are very destructive and cause uprooting of trees, electric poles, etc. ये जो मतलब बहुत तेज जो साइक्लोन्स आते हैं वो बहुत तबाही मचाते हैं, पेड़ों को उखाड़ देते हैं और इलेक्ट्रिक पोल्स उखाड़ देते हैं। द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय देम डिपेंड्स ऑन इट्स साइज, इंटेंसिटी एंड लोकेशन। वो जो मतलब इनका जो डिस्ट्रक्शन होता है, बर्बादी होती है, वो इनके साइज पे और इंटेंसिटी और लोकेशन पे डिपेंड होती है। दे आर ऑफन अनकम्पेनिड बाय हैवी रेन causing floods and landslides. They are more common in coastal areas. फ्लोड्स आना, हैवी रेन्स होना और लैंडस्लाइड्स आना कोस्टल एरियाज में कॉमन बात है, और ये साइक्लोन भी। कॉजेस एयर प्रेशर डिफरेंस, एयर प्रेशर डिफरेंस हो जाता है और राइजिंग ऑफ वार्म एयर ओवर सी सरफेस, सी सरफेस पे बहुत ही मतलब गर्म हवा चलने लगती है। प्रिकॉशनरी मेजर्स, हम इसे कैसे बच सकते हैं? कीप एन इमरजेंसी फर्स्ट एड किट इन रेडीनेस, हमें एक इमरजेंसी फर्स्ट एड किट रखना चाहिए। इन केस ऑफ एन ऑफिशियल इवैक्यूएशन ऑर्डर, लीव इमीडिएटली एंड सीक शेल्टर एल्सवेयर। इस केस में हमें इवैक्यूएशन ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए और जल्द से जल्द कहीं और पे चले जाना चाहिए, किसी और शेल्टर में। टर्न ऑफ गैस एंड डिस्कनेक्ट द इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस टू अवॉइड शॉर्ट सर्किट्स एंड डैमेजेस, हमें गैस को ऑफ कर देना चाहिए और इलेक्ट्रिक जो चीज़ें होती हैं उन्हें उनके स्विच निकाल देने, उनके जो स्विच होते हैं वो बंद कर देना चाहिए या प्लग निकाल देना चाहिए, जिससे शॉर्ट सर्किट ना हो और डैमेज ना हो। Stay updated with the latest cyclone updates and weather forecast reports, हमें अपडेटेड रहना चाहिए लेटेस्ट साइक्लोन की अपडेट से या फिर वेदर फोरकास्टिंग की अपडेट से। और कीप मॉनिटरिंग द वार्निंग रेगुलरली, हमें हमेशा जो वार्निंग्स होती हैं उन्हें देखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। अब हम पढ़ने वाले हैं सुनामी के बारे में। A tsunami is an enormous wave which occurs as a result of an earthquake or a volcanic eruption under the sea or ocean. जो सुनामी होती है वो तब आती है जब सी या ओशियन के नीचे जो होता है वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है या अर्थक्वेक आ जाता है।
The waves are so strong that they destroy everything that comes in their way. ये जो वेव्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, इनके रास्ते में जो भी आता है वो उन्हें सब तोड़ देती हैं, खराब कर देती हैं. The tsunami on 26 December 2004 hit more than 14 countries near the Indian Ocean and lakhs of people were killed and millions became homeless. जो 2004 में 26 दिसंबर को सुनामी आई थी वो 14 कंट्रीज में आई थी, जो कि इंडियन ओशियन में आई थी, और 14 कंट्रीज को बहा ली थी, और उसमें लाखों व्यक्ति मरे थे और कई मिलियंस के घर चले गए थे, होमलेस हो गए थे मिलियंस व्यक्ति. कॉजेज, इसके कॉजेज क्या होते हैं? अर्थक्वेक की वजह से आता है, अंडर वाटर लैंडस्लाइड की वजह से आता है सुनामी, और वोल्केनिक इरप्शन की वजह से आता है. इंडियन ओशियन सुनामी डिजास्टर ऑफ 26 दिसंबर 2004 was one of the biggest natural disaster. It killed more than 3 lakh people. It was caused by an underwater earthquake just off the coast of Sumatra, Indonesia. जो इंडियन ओशियन की सुनामी आई थी 26 दिसंबर को 2004 में 26 दिसंबर को ये 3 लाख लोगों को मारी थी, जो कि समुद्र के इंडियन ओशियन के नीचे एक अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से ये सुनामी आई थी सुमात्रा में, इंडोनेशिया की. प्रिकॉशनरी मेजर्स, अब हम पढ़ेंगे कि इससे हम कैसे बच सकते हैं. लिसन टू लोकल अलर्ट्स एंड अथॉरिटीज फॉर इंफॉर्मेशन. हमें लोकल अलर्ट्स और अथॉरिटीज़ की बात सुननी चाहिए इंफॉर्मेशन के लिए. अवॉइड वेडिंग इन फ्लोड वाटर विच कैन कंटेन डेंजरस डेब्रिस. हमें फ्लोड नहीं करना चाहिए वाटर में उस वक्त जो कि उसमें डेंजरस डेब्रिस होते हैं. और स्टे अवे फ्रॉम डैमेज्ड बिल्डिंग्स, रोड्स एंड ब्रिजेस. हमें डैमेज हुए बिल्डिंग्स, रोड्स और ब्रिजेस से दूर रहना चाहिए. इवैक्यूएट द कोस्टल एरिया इमीडिएटली. हमें जल्द से जल्द इवैक्यूएट करना चाहिए उस कोस्टल एरियाज को. अब हम पढ़ेंगे वोल्केनोज के बारे में. वोल्केनोज का पिक्चर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा गाइस. A volcano is an opening in the crust of the earth that allows hot molten lava, volcanic ash and gases to erupt. जो वोल्केनिक इरप्शन होता है वो तब होता है जब वोल्केनो खुलता है और अलाउ करता है, हॉट मोल्टन लावा उसके अंदर से निकलता है, वोल्केनिक ऐश निकलता है, धुआं और गैसेस निकलती हैं. Inside an active volcano is a magma chamber where molten rock called magma collects. इन मतलब वोल्केनो के अंदर एक मैग्मा चैम्बर होता है जहाँ पे मोल्टन रॉक रखे रहते हैं जिनका नाम होता है मैग्मा कलेक्ट्स. Pressure builds up inside the magma chamber, forcing the magma to move through channels in the rock and escape onto the earth's surface. जो प्रेशर होता है वो मैग्मा चैम्बर से फोर्स करता है मैग्मा को चैनल्स से बाहर निकलने के लिए और सरफेस पे जाने के लिए अर्थ के. Once it flows onto the surface, the magma is known as lava. जैसे ही वो अर्थ के सरफेस पे जाता है तो जो मैग्मा होता है वो लावा बन जाता है. When the red molten lava solidifies, it forms rocks. जब ये रेड मोल्टन लावा ठंडा हो जाता है तो ये पत्थर बनाता है. कॉजेज, इसके कॉजेज क्या होते हैं? मूवमेंट ऑफ, ये क्यों आता है? मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से रिलीज ऑफ हीट एंड एनर्जी फ्रॉम द कोर. हीट एंड एनर्जी निकलती है कोर से, उसकी वजह से. प्रिकॉशनरी मेजर्स, यानी कि अब हम पढ़ेंगे प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में, यानी कि इससे हम कैसे बच सकते हैं.
कीप अ स्टॉक ऑफ कैंड फूड एंड बॉटल्ड वाटर विथ यू। हमें एक स्टॉक रखना चाहिए कैंड फूड का और बॉटल पानी की रखनी चाहिए अपने साथ। वियर फिल्टर मास्क्स टू प्रोटेक्ट योर नोज एंड माउथ एंड गॉगल्स टू प्रोटेक्ट योर आईज फ्रॉम ऐश। हमें एक फिल्टर मास्क रखना चाहिए अपने मुंह को प्रोटेक्ट रखने के लिए और गॉगल्स रखने चाहिए ऐश से अपनी आंखों को बचाने के लिए। क्लोज ऑल डोर्स एंड विंडोज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लाई ऐश एंड स्मोक। हमें सारी विंडोज और खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देने चाहिए ताकि हम ऐश और स्मोक से बच पाएं। फायर्स अब हम पढ़ेंगे फायर्स के बारे में। फायर्स आर कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज लाइटनिंग स्ट्राइक्स, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नेचुरल कॉजेज सच एज फॉरेस्ट फायर्स। फायर्स बहुत वजह से आती हैं, लाइटनिंग स्ट्राइक्स की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से और नेचुरल कॉजेज की वजह से, जैसे कि फॉरेस्ट फायर्स। These fires can cause huge damage to homes, buildings and forests. They can also release harmful pollutants into the air. ये जो फायर होती है ये डैमेज पहुंचाती हैं घरों को, बिल्डिंग्स को और फॉरेस्ट्स को, जो कि रिलीज करता है ये फायर हार्मफुल गैसेस जो कि एयर में मिल जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ये किस वजह से आता है। इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स की वजह से, इम्प्रॉपर स्टोरेज एंड यूज़ ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल्स की वजह, इम्प्रॉपर स्टोरेज और यूज़ ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल्स की वजह से, वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से और वाइल्ड फायर्स की वजह से और केयरलेस स्मोकिंग की वजह से, लाइटनिंग स्ट्राइक्स की वजह से और लास्ट अर्थक्वेक्स की वजह से। अब हम पढ़ेंगे कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। प्रिकॉशनरी मेजर्स। अब फायर सेफ्टी एजुकेशन, प्रॉपर फायर सेफ्टी एजुकेशन से और प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स एंड एप्लियंसेस से और केयरफुल हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल्स। हमें मतलब जो फ्लेमेबल मटेरियल्स होते हैं उन्हें ऑफ करके रखना चाहिए और अपने हैंड में हैंडल करके रखना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए। इफ़ेक्टिव वाइल्ड फायर मैनेजमेंट होनी चाहिए इफ़ेक्टिव वाइल्ड फायर की। डेवलप एंड प्रैक्टिस इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान्स फॉर बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन कॉज्ड फायर्स। नेचुरल और ह्यूमन को मतलब इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ऐसे तैयार होके रहना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे लाइटनिंग के बारे में। लाइटनिंग इज अ सडन डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इट इज ऑफन accompanied by thunderstorms. It can cause fires, property damages and injuries. लाइटनिंग जो होती है वो अचानक से आती है और ये एटमॉस्फेयर में से ही आती है और ये जो होती है ये थंडर स्टॉर्म जब होते हैं तभी आती है और ये आग लगाती है और प्रॉपर्टी डैमेज कर देती है और कई सारे लोगों को घायल कर देती है, मार देती है। इसका मतलब ये क्यों आती है? कॉजेज चार्ज सेपरेशन और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से। चार्ज सेपरेशन और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से लाइटनिंग होती है। प्रिकॉशनरी मेजर्स। अब हम पढ़ेंगे कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। लिसन फॉर थंडर। थंडर के बारे में सुनो। पोस्टपोन आउटडोर एक्टिविटीज को खत्म करो उस वक्त। अनप्लग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल जो चीजें होती हैं उनका प्लग निकाल दो। डू नॉट स्टैंड नियर टॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज ट्रीज, टेलीफोन पोल्स और पावर लाइन्स। हमें लंबे ऑब्जेक्ट्स के बगल में नहीं खड़ा होना चाहिए जैसे कि पेड़, पोल्स और पावर लाइन्स के बगल में। डू नॉट स्विम बोट और फिश ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म के वक्त हमें बोट में नहीं बैठना चाहिए और फिश नहीं पकड़ना चाहिए।
If you are caught in a thunderstorm, seek shelter in a sturdy building or vehicle. अगर आपके थंडर स्टॉर्म में फंस जाते हैं तो किसी बिल्डिंग के अंदर चले जाइए या किसी व्हीकल के अंदर चले जाइए. ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म अवॉइड बीइंग इन ओपन एरियाज सच एज फील्ड्स, पार्क्स और गोल्फ कोर्सेज. हमें जो लाइटनिंग होता है उसके वक्त हमें नहीं रहना चाहिए फील्ड्स में, पार्क्स में और गोल्फ एरियाज में. और अब हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में. देयर आर वेरियस डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट नेचुरल कैलामिटीज बट दे ऑल लीड टू द फॉलोइंग. यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं नेचुरल कैलामिटीज के लिए. चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं. लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इसमें लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस होता है. आउटबर्स्ट ऑफ डिजीज एंड एपिडेमिक्स लाइक प्लेग, मलेरिया, कोलेरा etc. इसमें जो होती हैं कई सारी बीमारियां निकलती हैं जैसे कि प्लेग, मलेरिया, कोलेरा और भी कई सारी. डिसरप्शन ऑफ इसेंशियल सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई. इसमें हम वाटर सप्लाई नहीं कर पाते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं चला पाते हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम नहीं कर पाते हैं. पीपल माइट हैव टू मूव ड्यू टू लूजिंग देयर होम्स एंड रिसोर्सेज. पीपल जो होते हैं वो अपने होम्स को, रिसोर्सेज को छोड़ देते हैं. रोल ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस. अब हम पढ़ेंगे रोल के बारे में जो कि पीपल्स के और ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं. वी मस्ट बी रेडी टू फेस एनी इमरजेंसी. द वेरियस स्टेप्स टू बी फॉलोड एट द टाइम इमरजेंसी आर गिवन बिलो. जब इमरजेंसी होती है तब हम वेरियस स्टेप्स को फॉलो करते हैं. जो स्टेप्स को हम फॉलो करना चाहिए, जिन स्टेप्स को वो यहाँ पे दिए हैं, मैं आपको बताता हूँ. हेल्प टू रिड्यूस फियर एंड एंजाइटी. हेल्प करिए रिड्यूस करने में फियर और एंजाइटी को. पे अटेंशन टू इमरजेंसी वार्निंग्स. इमरजेंसी वार्निंग्स पे ध्यान दीजिए. हेल्प टू रिड्यूस इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन. इन्वायरमेंट को कम ना करें. हेल्प विक्टिम्स ऑफ कैलामिटीज टू मूव टू सेफ प्लेस. जिन लोगों में नेचुरल कैलामिटीज पहले से हुई है, जैसे कोई अपाहिज है, तो उसे मदद कीजिए सेफ प्लेस पे जाने के लिए. इमरजेंसी सिचुएशंस लीव द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन डिस्ट्रेस. इमरजेंसी सिचुएशंस जो होते हैं वो मतलब डिस्ट्रेस की वजह से उसमें मिलियंस ऑफ पीपल्स की जान चली जाती है. दे बिकम होमलेस विदाउट एनी सोर्स ऑफ इनकम. वो होमलेस हो जाते हैं बिना किसी सोर्स ऑफ इनकम के. मैनी चिल्ड्रन ऑल्सो बिकम होमलेस. कई सारे बच्चे भी होमलेस हो जाते हैं. Then are various organizations which help the people in emergency situations. फिर जो वेरियस जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो पीपल्स को मदद करती हैं इमरजेंसी सिचुएशंस में. दीज में बी गवर्नमेंटल, नेशनल, इंटरनेशनल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs. ये होती हैं गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि NGOs. Some famous organizations which help people at the time of emergency are. अब हम बात करेंगे कुछ फेमस ऑर्गेनाइजेशंस की जो कि पीपल की मदद करते हैं इमरजेंसी के वक्त पे. पहला है यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, UNDMT. दूसरा है द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA. तीसरा है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, UNICEF. चौथा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO. पांचवा है केयर इंडिया. छठवां है रेड क्रॉस सोसाइटी.
7वां है वॉलंटियर्स फॉर इंडिया डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट, यानी कि VIDE। 8वां है चाइल्ड राइट्स एंड यू क्राई, चाइल्ड्स एंड राइट्स एंड यू, यानी कि क्राई। और 9वां है ऑक्सफोर्ड कमिटी फॉर फेमिनिन रिलीफ, OXFAM, जो जिसका मतलब ये अथॉरिटीज़ मतलब ऑर्गेनाइजेशंस मदद करते हैं जब हमको इमरजेंसी पड़ती है। तो और अब हम मैनी इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल ग्रुप्स हेल्प द अफेक्टेड पीपल, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस और चैरिटेबल ग्रुप्स हेल्प करती हैं अफेक्टेड पीपल्स को। डॉक्टर्स वर्क फ्रॉम मोबाइल क्लिनिक्स, जो डॉक्टर्स होते हैं वो मोबाइल क्लिनिक से भी वर्क करते हैं। एयरफोर्स सप्लाइज फूड वाटर एंड क्लोथ्स, एयरफोर्स जो होता है वो फूड को, वाटर को और क्लोथ से सप्लाई करता है एयरफोर्स को, फूड वाटर और क्लोथ्स को। द आर्मी रेस्क्यूज पीपल्स एंड ETC, कलेक्ट मनी, मेडिसिन peoples and clears roads so that the relief can reach the affected areas quickly। फिर जो मतलब पुलिस और ये आर्मी होती है वो लोगों को साइड करते हैं अफेक्टेड लोगों को ले जाने के लिए। बिजनेस हाउसेस, स्कूल्स एज रेडियो, टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर, business houses, schools, ETC collect money, medicines and clothes for the affected people. The news media such as radio, television and newspapers ensure adequate coverage of the disaster so that it becomes easy to help the affected peoples। सारी जो मतलब बिल्डिंग्स होते हैं, बिजनेस हाउस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, वो देते हैं चैरिटी लोगों को दवा देने के लिए, कपड़े देने के लिए, मनी के लिए, और मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर के लिए, और कवरेज ऑफ डिज़ास्टर के लिए, और फिर बिकम अफेक्टेड पीपल्स के लिए भी, ताकि उनकी लाइफ ईजी हो। मैन मेड इमरजेंसीज। अब हम बात करेंगे मैन मेड इमरजेंसीज के बारे में, जैसे कि एक्सीडेंट्स। अरे ये तो मैं भूल ही गया। द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज UNHCR is responsible for building shelters around the world for people seeking refuge। द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज होते हैं, UNHCR होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिल्डिंग शेल्टर्स अराउंड द वर्ल्ड के लिए, बिल्डिंग शेल्टर्स के लिए जो कि वर्ल्ड में हैं, और सीकिंग रिफ्यूज के लिए। अब हम बात करते हैं एक्सीडेंट्स की। मैनी एक्सीडेंट्स हैपन बिकॉज पीपल डू नॉट फॉलो सेफ्टी रूल्स। जो बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि पीपल सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। माल फंक्शनिंग और ब्रेकिंग ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट कैन लीड टू एक्सीडेंट्स। मेल फंक्शनिंग और ब्रेकिंग होता है जो मशीन्स का और इक्विपमेंट्स का, वो एक्सीडेंट्स को बढ़ा देता है। Events like train crashing into each other, trains going off the tracks or planes crashing on the ground can result in people getting hurt or losing their lives। जो ये ट्रेन क्रैशिंग हो रही है एक दूसरे में, ट्रेन पटरी से उतर जा रही है, प्लेन क्रैश हो रही है ग्राउंड में, इसमें लोगों को बहुत ही ज़्यादा चोटें लग रही हैं और मतलब बहुत से लोग मर जा रहे हैं। Fires are another big reason for accidents. Many people can get hurt or even die due to fire। फायर जो होते हैं
वो दूसरे बिग रीजंस होते हैं एक्सीडेंट के, जो कि बहुत सारे लोगों को मतलब दर्द पहुंचाते हैं और मार भी देते हैं, फायर की वजह से मर जाते हैं लोग। वॉर्स, अब हम बात करेंगे वॉर्स की। अ वॉर हैपेंस व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स विद इन अ कंट्री और बिटवीन नेशंस। जो वॉर होती है वो तब होती है जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, वॉर्स कंट्री या नेशंस में वॉर छिड़ जाती है। अ वॉर इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ आर्मीज एंड वेपन्स। जो वॉर होती है उसमें आर्मीज और वेपन्स का यूज होता है। These conflicts cause large scale destruction to both lives and property. ये कॉन्फ्लिक्ट करता है बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन को, जब दोनों ही लोगों की लाइफ को और प्रॉपर्टी को। On April 15, 1912, the Titanic, the largest passenger steamship, struck। और मैं आप सभी को ये तो पता ही होगा और मैं बता भी देता हूँ कि अप्रैल में 15 अप्रैल को 1912 में जो टाइटैनिक था, टाइटैनिक को तो आप जानते ही होंगे, वो आइसबर्ग से टकरा के डूब गया था। और अब हम बात करते हैं टेररिज्म की। टेररिज्म भी एक मैन मेड इमरजेंसी है। टेररिज्म मीन्स द यूज ऑफ वायलेंस टू इंस्टिल फियर among people for political, religious और ideological motives। जो टेररिज्म होते हैं वो मतलब होता है लोगों को डरा धमका के उनके चीज़ें छीनने का और उनके धर्म बदलवाने का और आइडियोलॉजिकल मोटिव्स का। सिविलियंस आर द मेन टारगेट्स ऑफ दीज अटैक्स। जो नॉर्मल हमारे व्यक्ति होते हैं, ये सिविलियंस जो होते हैं वो ही इस टारगेट के मेन टारगेट होते हैं इन अटैक्स के। सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट मैन मेड इमरजेंसीज। हमें क्या सेफ्टी मेजर करनी चाहिए मैन मेड इमरजेंसी के वक्त। लोकेट न्यूक्लियर एंड केमिकल पावर प्लांट्स एंड मटेरियल्स अवे फ्रॉम ह्यूमन पॉपुलेटेड एरियाज। हमें न्यूक्लियर और केमिकल पावर प्लांट्स को मटेरियल्स को ह्यूमन पॉपुलेटेड एरियाज के नहीं लाना चाहिए, वहाँ से हटा देना चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू पीपल हैंडलिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हैवी मशीनरी etc। प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए पीपल्स को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हैंडल करने के लिए या फिर हैवी मशीनरी को हैंडल करने के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट ड्रिल्स शुड बी प्रैक्टिस्ड टाइम टू टाइम इन हाउसेस, स्कूल्स, ऑफिसेस etc। और डिजास्टर मैनेजमेंट ड्रिल्स भी प्रैक्टिस की जानी चाहिए टाइम टू टाइम घरों में, स्कूल्स में और ऑफिसेज में। नेवर टच unidentified objects in our around public places, it may be explosive, inform about it to the nearest police station। कभी भी हमें किसी भी उस चीज़ को नहीं छूना चाहिए जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं पब्लिक प्लेसेस में, क्या पता वो एक्सप्लोसिव हो और एक्सप्लोसिव हो जिसकी वजह से हमें हम मर भी सकते हैं। तो हमें तुरंत ही नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को इस चीज़ का पता कराना चाहिए। लिव इन पीस एंड हार्मनी। हमें अच्छे जीवन व्यतीत करना चाहिए, पीस और हार्मनी में रहना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड एंड इट्स इम्पोर्टेंस के बारे में। फर्स्ट एड किट जो होता है उसके बारे में और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। First aid is an immediate help given to an injured people before a medical help arrives। जो फर्स्ट एड हेल्प होता है वो इमीडिएटली जल्द से जल्द लोगों को दिया जाता है जो कि इंजर्ड होते हैं मेडिकल हेल्प से पहले। इट कैन हेल्प टू सेव लाइव्स ऑफ पीपल। ये लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए अच्छा होता है। फर्स्ट एड किट। अब हम बात करेंगे फर्स्ट एड किट के बारे में। कॉमन आइटम्स फाउंड इन अ फर्स्ट एड किट आर। अब हम बात करेंगे कॉमन आइटम्स के बारे में जो कि फर्स्ट एड किट में मिलती हैं। बैंडेजेस, रोलर बैंडेजेस एंड टेप।
बैंडेजेस मिलते हैं, रोलर बैंडेजेस मिलते हैं और टेप मिलती है। स्टेरिल गॉज मिलता है, एंटीसेप्टिक वाइप्स एंड स्वैब्स मिलते हैं, एंटीबायोटिक क्रीम मिलनी चाहिए, बर्न ऑइंटमेंट मिलना चाहिए, मास्क फॉर ब्रेथिंग मिलना चाहिए, रेस्क्यू ब्रीथिंग और सीपीआर होना चाहिए, केमिकल कोल्ड पैक मिलना चाहिए, आई शील्ड और आई वॉश मिलना चाहिए, फर्स्ट एड रेफरेंस गाइड दैट इंक्लूड्स लोकल फोन नंबर्स ये भी होना चाहिए उसके साथ। Let us now discuss the first aid provided in some situations. नोज ब्लीड अब हम बात करेंगे नोज ब्लीड के बारे में। नोज ब्लीडिंग इज यूजुअली कॉमन इन समर के वक्त यानी कि गर्मियों के मौसम में नोज ब्लीड होना कॉमन बात है। Here is what we should do if anyone around us suffers from this condition. अब हम बात करेंगे इस कंडीशन के बारे में कि अगर कोई भी हमारे आसपास किसी को भी ऐसा हो तो हम क्या करें। Sit upright and lean forward. हमें मतलब सीधा खड़ा होना है और आगे की तरफ थोड़ा झुक के ऐसे नाक को करके ऐसे कर लेना है। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे ऐसे सीधा खड़ा होना है और नोज ब्लीड होते वक्त हमें ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे करके आगे की तरफ झुक जाना है और खून को गिरने देना है। आगे बढ़ते हैं। पिंच द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज, कंटिन्यू दिस फॉर 10 to 15 मिनट्स। जो 10 to 15 मिनट्स के लिए उसको मतलब सॉफ्ट पार्ट जो होता है नोज पे उसको पिंच करते रहिए। अप्लाई अ कोल्ड कंप्रेस टू द नोज, अपनी नाक पे कोई कोल्ड कंप्रेस अप्लाई कीजिए यानी कि लगाइए। मेक द पर्सन ब्रेथ थ्रू द माउथ, उस व्यक्ति को बोलिए कि सांस मुंह से सांस लेने के लिए। स्प्रेन, अब हम पढ़ेंगे स्प्रेन के बारे में। स्प्रेन यानी कि मोच। A sprain is caused due to tearing, overstretching of muscles or tendons or a joint. जो स्प्रेन होता है वो तब होता है टीयरिंग जब होता है, ओवर स्ट्रेचिंग हो जाता है मसल का और टेंडन्स का और जॉइंट्स का। ड्यू टू सेवरे पेन द विक्टिम इज अनेबल टू मूव दैट अफेक्टेड पार्ट ऑन हर हिज ओन। उस वक्त इतना दर्द होता है कि वो विक्टिम जो होता है वो खुद से अपने खुद से उस अफेक्टेड पार्ट को हिला नहीं सक पाता है। कीप द फॉलोइंग थिंग्स इन माइंड इन दिस सिचुएशन, इन चीज़ों को दिमाग में रखिएगा इस सिचुएशन में। रैप एन आइस पैक और कोल्ड कंप्रेस इन टॉवल एंड प्लेस ओवर द इंजर्ड पार्ट। एक आइस पैक या कोल्ड कंप्रेस को टॉवल में लीजिए और इंजर्ड पार्ट पे रखिए। सपोर्ट द इंजर्ड पार्ट विथ अ कंप्रेशन बैंडेज, जो इंजर्ड पार्ट है उसको एक कंप्रेशन बैंडेज से बांधिए। अब हम बात करने वाले हैं बर्न्स के बारे में, यानी कि अगर हमारा हाथ पैर कुछ जल जाए तो उसके बारे में। इन केस ऑफ स्मॉल बर्न्स, कूल द बर्न अंडर रनिंग वाटर, डू नॉट यूज आइस और चिल्ड वाटर, प्रोटेक्ट द बर्न्ट एरिया विथ नॉन एडहेसिव स्टेरिल बैंडेज। ये अगर इन केस होता है कि आपको थोड़ा सा जल जाता है कहीं पे, तो उस बर्न को थोड़ा ठंडा पानी जो होता है उससे धुलिए। ज़्यादा ठंडा पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, बर्फ़ का भी यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे आपको मेथड दिख रहा है, यहाँ पे ये जो नीचे वाला मेथड है वो गलत है और ऊपर वाला मेथड सही है, तो आप देख सकते हैं मेथड। अरे ये तो अब हम बात करेंगे इंसेक्ट बाइट के बारे में। अब पहला है रिमूविंग द स्टिंग केयरफुली इफ स्टिल एम्बेडेड इन द स्किन। अगर स्किन पे वो जो स्टिंग होती है फ्लाई जो इंसेक्ट की वो होगी तो उसे आप धीरे से आराम से निकाल लीजिए। वॉश द एरिया विथ सोप एंड वाटर, उस जगह को सोप और वाटर से यानी कि साबुन और पानी से धो लीजिए अच्छे से। अप्लाई कोल्ड कंप्रेस और आइस पैक फॉर अराउंड 20 मिनट्स। कोल्ड कंप्रेस या आइस पैक को 20 मिनट के लिए वहाँ पे रखिए उस अफेक्टेड मतलब उस इंसेक्ट बाइट वाले पार्ट पे।
अप्लाई कैलामाइन लोशन और पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा। और कैलामाइन लोशन या फिर बेकिंग सोडा का पेस्ट आप उस पर लगाइए। तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब के लिए बाय।